नमस्कार दोस्तों, हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की कि गुप्त काल में समाज कैसे थे। ठीक है। गुप्तकालीन समाज। कालीन समाज। देखिए विद्यार्थियों, इसमें हम 4 आयामों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस समय वर्ण व्यवस्था का क्या हाल था। ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि इस समय आपके महिलाओं की स्थिति कैसी थी। दोनों पक्षों पे बात करेंगे, बेहतर थी कि बदतर थी। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ नवीन जातियों का उदय हुआ था, कायस्थ हो चाहे महतर हो, नवीन जातियों का उदय हुआ। और इसके अलावा फिर लास्ट में देखेंगे वर्ण संकरता बढ़ गई थी। ठीक है, वर्ण संकरता। तो ये हम इसमें वर्ण व्यवस्था में साथ में ले लेंगे वर्ण संकरता को। ये 4 आयामों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक बिंदु को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर विद्यार्थियों। और गुप्त काल के अंदर मैं बात करूं तो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से स्थापित हो गई थी। मतलब ये हुआ इस बात का कि वर्ण व्यवस्था बहुत एक टिपिकल वर्ण व्यवस्था जो होती है, जिसमें गहराई से जब वर्ण व्यवस्था जम जाती है, उस टाइप से वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी इस समय। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस समय 4 वर्णों में अगर अपन देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों की स्थिति में काफ़ी सुधार आए थे। और शूद्रों की स्थिति अभी भी खराब ही थी। मतलब आप यूँ कहिए कि हालांकि सुधार तो हुए थे, परंतु इतनी स्थिति अच्छी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। शूद्रों की स्थिति अभी भी खराब थी और ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की स्थिति बेहतर बनी हुई थी। वैश्य अभी भी कृषि कार्य और व्यापारिक कार्यों में संलग्न थे। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इस समय समाज में या गुप्तकालीन समाज में, इस समय समाज में वर्ण व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, मजबूती से वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो वर्ण व्यवस्था से आपके अछूता रहा हो। ये अपने आप में एक यूँ कहिए कि बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, मजबूती स्थापित हो चुकी थी। इसके निम्न प्रमाण है हमारे पास में, इसके निम्न प्रमाण है, क्योंकि बिना प्रमाण के इतिहास में बात नहीं होती। अब देखिए, हम एक एक प्रमाण पर बात करते हैं। सबसे पहले हम व्रत संहिता के उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो व्रत संहिता के अंदर लिखी हुई है। देखिए, सबसे पहली चीज, व्रत संहिता में क्या लिखा है। व्रत संहिता, व्रत संहिता क्या लिखती है कि चारों वर्णों के लिए अलग अलग 4 बस्तियां होनी चाहिए। और घरों के जो कमरे होते हैं उसमें भी ब्राह्मण के घर में 5 कमरे हो, 4 कमरे क्षत्रिय के घर में हो, 3 कमरे वैश्य के घर में हो और 2 कमरे शूद्र के घर में हो। ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था कि वर्ण व्यवस्था बहुत जटिलता के साथ स्थापित थी इस समय। तो व्रत संहिता के अंदर 2 चीजें आती है। पहली चीज कि चारों वर्णों के लिए अलग बस्तियां हो, वर्णों के लिए अलग बस्तियां हो। किसने लिखा है? व्रत संहिता में। और दूसरा क्या लिखा है इसमें कि 5, 4, 3 और 2 कमरे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घर में हो। मतलब कमरों में भी भिन्नता थी कि अगर ब्राह्मण का घर है
तो उसमें 5 कमरे हो, अगर आपके क्षत्रिय का घर है तो 4 कमरे हो, वैश्य के घर में 3 कमरे हो, और आपके अगर शूद्र है तो उसके घर में 2 ही कमरे होने चाहिए और इनकी बस्तियां अलग होनी चाहिए। इन व्रत संहिता के इन दोनों कथनों के बेस पे हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस समय यूं कहिए कि वर्ण व्यवस्था बहुत जटिलता के साथ काम कर रही थी। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं बृहस्पति संहिता का, जिसमें सभी वर्णों के लिए अलग अलग न्याय की विधियां तय की गई थी। जैसे मैंने आपको कहा था दिव्य परीक्षाओं का, तो दिव्य परीक्षाओं की बात आती थी तो ब्राह्मण के लिए तुला की परीक्षा देनी पड़ती थी, और क्षत्रिय के लिए अग्नि की परीक्षा देनी पड़ती थी, वैश्य के लिए जल की परीक्षा देनी पड़ती थी, वहीं शूद्र के लिए विष की परीक्षा देनी पड़ती थी, जहर की परीक्षा देनी पड़ती थी। मतलब जहर खाना है, अगर बच गया इसका मतलब निरपराध है, अगर मर गया तो ठीक है। तो कहने का मतलब था कि इस समय न्याय की अलग व्यवस्थाएं थी। और कात्यायन स्मृति में मैंने आपको कहा भी था कि जो साक्षी होगा वो हमेशा उच्च वर्ग का होना चाहिए। तो बृहस्पति संहिता में भी आप है वो 2 बिंदु ले सकते हैं कि चारों वर्णों के लिए, अब ये इससे आप मेंस कोई मुख्य परीक्षाएं आती है उसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, और प्री में ऐसे सीधा स्टेटमेंट आता है कि निम्नलिखित में से किस साहित्य में चारों वर्णों के लिए अलग बस्तियों का उल्लेख किया गया है, या चारों वर्णों के लिए घर के कमरों की संख्या भी तय की गई है, ऐसे प्रश्न आता है इसका। ठीक है। 4 वर्णों हेतु बृहस्पति संहिता, 4 वर्णों हेतु भिन्न भिन्न न्याय व्यवस्था, भिन्न भिन्न न्याय व्यवस्था। ठीक है। दूसरा, और चारों के लिए अलग अलग दिव्य परीक्षाएं। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके लिए तुला परीक्षण, क्षत्रिय के लिए अग्नि परीक्षा, वैश्य के लिए जल परीक्षा, और शूद्र के लिए विष परीक्षा। तो ये बृहस्पति संहिता भी हमें एक प्रकार से इस वर्ण व्यवस्था की जानकारी दे रही है। इसके साथ साथ में अगर अपन तीसरे बिंदु के तौर पे विष्णु स्मृति को लें, ठीक है, विष्णु स्मृति क्या कहती है? अगर इन्होंने कहा है कि किसी को कोई खजाना मिल जाता है, इसने संपत्ति और उत्तराधिकारी के नियमों पर बात की है। ठीक है, संपत्ति और खजाने पर बात की है, खजाना का हकदार कौन होगा उस पर बात की है। खजाने के हकदार में इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी ब्राह्मण को खजाना मिलता है तो 100% वो खजाना किसका रहेगा? ब्राह्मण का रहेगा, 100% उसका रहेगा। अगर किसी क्षत्रिय को खजाना मिल जाता है तो उसने कहा कि वह खजाना यूं कहिए कि 50% क्षत्रिय का रहेगा और 50% उसको ब्राह्मणों को देना पड़ेगा। और अगर किसी शूद्र को खजाना मिल गया तो फिर आपके 40% राजा के पास जाएगा, 40% ब्राह्मण के पास जाएगा और 20% शूद्र के पास में रहेगा। ये भी अपने आप में एक यूं कहिए कि वर्ण व्यवस्था की जटिलता का एक प्रमाण है। ये नारद स्मृति भी कुछ ऐसा ही करती है। ठीक है, नारद स्मृति क्या करती है? नारद स्मृति वैसे नारद स्मृति की अगर मैं बात करूं तो इसमें थोड़ा सा व्यवहार अलग है और बात लिखी हुई अलग है। इन्होंने व्यवहार में ये कहा है कि अगर किसी भी ब्राह्मण ने चोरी करी है तो ये सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा, लेकिन दंड कम था उसका। और अगर किसी शूद्र ने चोरी करी है तो उसका अपराध छोटा था लेकिन दंड बड़ा था। देखो रीजन समझिए आप, अगर किसी ब्राह्मण ने चोरी की है तो बहुत बड़ा दंड अपराध था वो, क्योंकि ब्राह्मणों को क्यों किस चीज़ की जरूरत पड़ी तो उसको चोरी करी। अगर शूद्र ने चोरी करी है तो अपराध छोटा था, क्योंकि वो उनके लिए बहुत कॉमन बातें थी। ऐसा नारद स्मृति का बड़ा भाव था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नारद स्मृति ने भी कहीं न कहीं न्याय और दंड व्यवस्था में भेद किए, व्यवस्था में भेद।
ठीक है, तो क्या भेद था? चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध बढ़ा, अपराध बढ़ा, परंतु व्यवहार में दंड छोटा था। ठीक है, और यही कार्य करने पर शूद्र का अपराध छोटा व दंड बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे वर्ण व्यवस्था की जटिलता को दर्शा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति है, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में शूद्रों को संस्कृत बोलने की अनुमति दी गई है, शूद्रों के लिए पंच महायज्ञ करने की छूट दी गई है, शूद्रों को और भी कई सारी सुविधाएं दी। इस आधार पर कई बार हम ये भी कहते हैं कि शूद्रों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर भी थी इस काल में। तो पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। उक्त विभेद के बावजूद भी शूद्रों की स्थिति में तुलनात्मक रूप से सुधार आया। सुधार आया किस बेस पे कह सकते हैं सुधार आया? तो इस जगह पे हम इस पॉइंट को यूज करेंगे कि देखिए, सबसे पहली चीज, याज्ञवल्क्य ने शूद्रों के संस्कृत बोलने, इससे पहले अनुमति नहीं थी, संस्कृत बोलने, ब्राह्मणों के साथ भोजन करने, पंच महायज्ञ करने, परंतु यज्ञ में फिर ओम की जगह नमः बोलना पड़ेगा। ठीक है, यज्ञ करने का उल्लेख किया है, तो बेहतर स्थिति हुई है तुलनात्मक रूप से, प्राचीन कालों की तुलना में बेहतर हुई। इसके अलावा हेनशांग क्या बताता है? हेनशांग कहता है कि उस समय जब ये भारत आया था तो उस समय मतिपुर एक क्षेत्र था छोटा सा, उस मतिपुर के अंदर और एक सिंध क्षेत्र में शूद्र शासक हुआ करते थे। हेनशांग ने क्या लिखा है कि मतिपुर व सिंध में शूद्र शासक था। ठीक है, तो इन कुछ वक्तव्यों से हम कह सकते हैं कि स्थिति बेहतर हुई थी। हम ये नहीं कहेंगे कि शूद्रों की स्थिति सबसे बढ़िया थी, हम ये कहेंगे कि प्राचीन कालों की तुलना में शूद्रों की स्थिति कैसी हुई थी? ठीक हुई थी, बेहतर स्थिति हुई थी। अब बात आती है कि इस समय वर्ण व्यवस्था जटिलता के साथ स्थापित हुई थी, साथ साथ में वर्ण संकरता भी बढ़ी थी। वर्ण संकरता का मतलब आपके प्रतिलोम और अनुलोम विवाह भी बढ़ गए थे। ठीक है, मतलब एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में शादी कर रहा था, तो इस समय वर्ण व्यवस्था भी एक प्रकार से प्रभावी हुई थी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वर्ण व्यवस्था के साथ साथ में वर्ण संकरता भी बढ़ी थी। तो मैं इसको अलग पॉइंट में डाल देता हूं। वर्ण व्यवस्था की जटिलता के साथ साथ इस काल में भी का मतलब ये हुआ कि पहले से थी, इस काल में भी वर्ण संकरता बढ़ती गई। वर्ण संकरता का क्या मतलब होता है? जब
दो भिन्न वर्णों के वर वधू हो या स्त्री पुरुष हो, के पति पत्नी हो, तो उनकी संतान वर्ण संकर कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी क्षत्रिय पुरुष ने ब्राह्मण महिला से शादी कर ली, तो दो वर्ण भिन्न हो गए। इनसे जो भी पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री प्राप्त होगी उसे वर्ण संकर जाति का बताया जाएगा। ठीक है, कहलाते हैं। तो इससे फिर ये वर्ण संकर जातियां दो टाइप की हो गई, कुछ अनुलोम हो गई, कुछ प्रतिलोम हो गई। अनुलोम का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल। प्रतिलोम का मतलब होता है प्रतिकूल। अब प्रतिकूल का, अनुलोम का मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल में ये होता है कि जो पुरुष है ये होना चाहिए उच्च कुल का, और महिला जो है वो होनी चाहिए नीचे घर की, निम्न कुल की। ठीक है, अगर पुरुष ब्राह्मण है और बाकी किसी भी वर्ण से विवाह किया उसने, तो वो अनुकूल विवाह कहलाया जाएगा, अनुलोम विवाह। ठीक है, प्रतिलोम में क्या था? प्रतिलोम में पुरुष होता था निम्न कुल का। ठीक है, और महिला जो होती थी वो होती थी उच्च कुल की। ठीक है, इसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। और इनसे कौन कौन सी जातियां उत्पन्न हुई देखिए। हम पहले बात करते हैं अनुलोम की, जिसमें पुरुष उच्च कुल के होंगे और महिला निम्न कुल की होगी। देखिए, पुरुष उच्च कुल के, अब यहाँ पे देखिए ब्राह्मण आया, पुरुष, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण ने क्षत्रिय माता से विवाह किया है, ब्राह्मण ने किसी वैश्य से किया है, या ब्राह्मण ने किसी शूद्र से किया। अगर ब्राह्मण ने ब्राह्मण से किया है तो फिर वो आपके सवर्ण विवाह थे, उसमें फिर वर्ण संकरता वाली बात नहीं थी। ठीक है, फिर नीचे देखिए ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय का नंबर आता था। क्षत्रिय वैश्य से करेगा या क्षत्रिय शूद्र से करेगा। क्षत्रिय अगर क्षत्रिय से करेगा तो सवर्ण है। क्षत्रिय अगर ब्राह्मण लड़की से करेगा, कन्या से करेगा, तो क्षत्रिय तो निम्न कुल का हो गया, कन्या उच्च कुल की होगी, तो वो आपके अनुलोम नहीं होगा बल्कि प्रतिलोम विवाह होगा। जैसे ये देखिए, क्षत्रिय ब्राह्मण, ये प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वापस चेक करते हैं अपन। फिर तीसरे नंबर पे वैश्य, वैश्य शूद्र से ही करेगा। क्यों? क्योंकि वैश्य से ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे फिर उच्च कुल के हो जाएंगे, वो सारे के सारे विवाह किस में जाएंगे? प्रतिलोम में चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी ब्राह्मण लड़के ने क्षत्रिय कन्या से शादी करी है तो उससे उत्पन्न होने वाली जाति क्या कहलाएगी? मूर्धभिषिक्त कहलाएगी। ठीक है, अगर किसी ब्राह्मण ने वैश्य महिला से शादी करी है तो उससे उत्पन्न होने वाली जाति अंबष्ठ कहलाती है। अगर किसी ब्राह्मण ने शूद्र महिला से शादी करी है तो उससे उत्पन्न पुत्र या पुत्री जो है, नई जाति जो है, वो निषाद या पाराशो कहलाती है। अगर किसी क्षत्रिय ने वैश्य से, अगर, अच्छा, इस ब्राह्मणों के तीन तो आगे एक बच गया। अगर ब्राह्मण ब्राह्मण से करेगा तो ब्राह्मण ही रहेगा। ठीक है, क्षत्रिय क्षत्रिय से करेगा तो क्षत्रिय रहेगा, परंतु अगर क्षत्रिय ने वैश्य से करी है तो माहिष्य कहलाएगा, और अगर क्षत्रिय ने उग्र शूद्र से करी है तो वो उग्र कहलाएगा, और अगर वैश्य ने शूद्र से करी है तो उसे कहते हैं कर्ण जाति। ठीक है, ऐसे सुमिलित करो में आता है, निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। ऐसे ये तो थे अनुलोम विवाह। अब मैं प्रतिलोम पे आता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि पिता होगा निम्न कुल का, ये किसका होगा? ये निम्न कुल का होगा, निम्न वर्ण का होगा, और माता होगी उच्च वर्ण की। माता कैसी होगी? उच्च वर्ण की। इसमें क्या था? पिता था उच्च वर्ण का और माता होती थी निम्न वर्ण की। अगर सेम वर्ण है तो सवर्ण विवाह हो जाते थे।
अब अगर क्षत्रिय ने किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह किया है तो वो आपके सुत कहलाता था, ठीक है। अगर वैश्य ने किसी ब्राह्मण कन्या से शादी करी है तो वो वैदेहक कहलाता था, ठीक है। और अगर किसी शूद्र ने ब्राह्मण कन्या से विवाह की तो फिर उसे चांडाल कहते थे। क्या कहते थे? चांडाल कहते थे। तो ब्राह्मण माता अगर ब्राह्मण है तो फिर सुत, वैदेहक और चांडाल संतानें उत्पन्न होती थी, अगर पिता क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है तो, ठीक है। अगर ब्राह्मणी माता और ब्राह्मणी पति है तो फिर वो ब्राह्मणी होता था, ठीक है। फिर देखिए, हाँ, ये फिर आता वैश्य। अब वैश्य पिता ने, अगर आदमी वैश्य है और उसने अगर क्षत्रिय से शादी करी तो उसका पुत्र क्या कहलाएगा? मगध या पुकुष कहलाएगा। और अगर किसी शूद्र ने वैश्य से की है तो वो अयोग्य कहलाएगा। और अगर किसी शूद्र ने क्षत्रिय से की है तो क्षत या त्वता कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 3 और 3 6 और 6 12 नई जातियों का उदय हुआ। हालांकि ये जातियाँ इस समय की, हम ये नहीं कहेंगे कि शुद्ध रूप से इस समय की, ये जातियाँ पहले से चली आ रही थी, बट इस काल में थोड़ा सा यूँ कहिए कि वर्ण संकरता ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था की बातें थी इस समय, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था की बात हो गई यहाँ पे क्लियर, वर्ण व्यवस्था भी होगी और वर्ण संकरता भी देख ली। अब मैं बात करता हूँ आपके महिलाओं की स्थिति के बारे में कि महिलाओं की उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो महिलाओं की स्थिति पर विद्यार्थियों 2 मत आते हैं, ठीक है। जो पहला मत आता है वो आता है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। हेडिंग देते हैं हम, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ठीक है। अब महिलाओं की स्थिति पे हमारे पास में 2 तर्क हम रख सकते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट ये आएगा कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। ठीक है। और दूसरी जो तर्क आएगा उसमें हम कहेंगे कि महिलाओं की स्थिति बदतर थी, बेहतर नहीं थी, ठीक है। अपन इसके पक्ष में तर्क रखेंगे, बेहतर के पक्ष में भी रखेंगे और बदतर के पक्ष में भी तर्क रखेंगे। सबसे पहला हम तर्क देते हैं बेहतर स्थिति थी इसके पक्ष में, कि हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति उस समय बढ़िया थी, अच्छी स्थिति थी। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर एक महिला का नाम आया है अनुसुईया का, और अनुसुईया के बारे में ये कहा गया कि वो इतिहास की ज्ञाता थी। इसका मतलब उस समय महिलाओं को अध्ययन करवाया जाता था, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में अनुसुईया को इतिहास की ज्ञाता बताया गया है। तो एक जब अपन बदतर पढ़ेंगे कि भाई खराब स्थिति थी उस समय, मैं वापस से बात बताऊंगा आपको कि महिलाओं का बाल विवाह होता था, बच्ची को 12-13 वर्ष की उम्र में शादी कर ली जाती, तो उनका उपनयन संस्कार ही नहीं होता था, मतलब उसकी पढ़ाई नहीं होती थी। जब पढ़ाई नहीं होती थी तो अनुसुईया का नाम कहाँ से आ गया? तब विद्वान ये कहते हैं कि उच्च कुल में जो बड़े घर थे उनमें बच्चियों को शिक्षा दी जाती थी, अतः संभ्रांत परिवारों में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट हो गया ये। अब आता अपन दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि और क्या तर्क दिया जा सकता है। एक अमरकोश जो ग्रंथ है जिसके बारे में हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, अमरकोश में महिलाओं के लिए उपाध्याया व आचार्या का नाम मिलता है। इसका मतलब महिलाएं पढ़ाने का काम भी करती थी। तो पॉसिबल ये है कि उच्च परिवार की लड़कियों को पढ़ाने के लिए लड़कियां ही आती थी, जिनके लिए अमरकोश में इन शब्दों का यूज हुआ है, ठीक है। तो
अमरकोश में महिलाओं हेतु उपाध्याय व आचार्य शब्दों का उल्लेख, शब्दों का उल्लेख। ठीक है, तो इससे ऐसा लगता है कि इस समय महिलाएं जो है वो पठन पाठन का कार्य भी करती थी, तो डेफिनेटली स्थिति कैसी और होगी, बेहतर होगी। तीसरा आता है आपके याज्ञवल्क्य की स्मृति का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति पर पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य की स्मृति क्या कहती है? स्मृति कहती है कि पति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का संपत्ति पर पहला हक पत्नी का होता है, पत्नी का होता है। यद्यपि नारद स्मृति ने पुत्र का बताया है। नारद स्मृति किसका बताती है? पुत्र का। ठीक है, यहाँ पे गौर करने योग्य ये भी है कि चलो अपन आगे लेते हैं उसको, स्त्री धन को आगे लेते हैं। तो ये तीन बातें हो गई इस समय, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गया और अमरकोश की बात हो गई, और अभिज्ञान शकुंतलम का वो जो विवरण है वो एक प्रकार से हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन और देखें तो इस समय विधवा पुनर्विवाह की एक प्रकार से प्रमाण भी हमारे को प्राप्त होते हैं। पुनर्विवाह, ठीक है, संभव थे। देखो, विधवा पुनर्विवाह के संबंध में हम कैसे कह सकते हैं कि संभव थे? अमरकोश में विधवाओं के लिए पुनर्भू शब्द का यूज हुआ है। नारद और पाराशर स्मृति में भी कहा गया है कि कुछ स्थितियों में महिलाओं को पुनर्विवाह करना चाहिए। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो सबसे पहला पॉइंट, नारद और पाराशर स्मृतियों ने इसका समर्थन किया है। स्मृतियों ने पुनर्विवाह का समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि अगर पति की डेथ हो गई हो, या पति पतित हो गया हो, आचरणहीन हो गया हो, या पति नपुंसकलिंग हो, या पति एक प्रकार से गायब हो गया हो, सन्यासी बन गया हो, तो ऐसी स्थिति में एक महिला विवाह कर सकती थी। ठीक है, तो पति मृत्यु हुई हो, या पति सन्यासी बन गया हो, या पति नपुंसक हो, या पति आपके पतित हो गया हो, मतलब कुआचरण हो गया हो, तो इस स्थिति में वो विवाह कर सकता था। ठीक है, ये बात इसमें यहाँ पे लिखी हुई है। अमरकोश में ऐसी महिलाओं को पुनर्भू कहा गया है। पुनर्भू मतलब पुनः विवाह करने वाली। अमरकोश में इन्हें पुनर्भू कहा है। नारद स्मृति ने तो बहुत कुछ विधवा विवाहों के बारे में बताया है यहाँ पे, परंतु हमें इतना ध्यान रखना है कि नारद स्मृति विधवा विवाह के पक्ष में रही है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, और इसके साथ साथ में विधवा का नारद स्मृति ने ये भी लिखा था कि विधवा का या भरण पोषण का प्राथमिक कार्य जो है वो राजा का होना चाहिए। राजा का वो सनातन धर्म बनता है। ठीक है, तो विधवाओं का भरण पोषण
राजा का सनातन कर्तव्य है। ठीक है, राजा का मुख्य धर्म है वो विधवा का होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि स्थिति इनकी ठीक रही होगी, खराब स्थिति नहीं रही होगी। ठीक है, हम कहाँ पे आ गए, एक सेकेंड। अच्छा, इसको ऊपर ले लिया ना, नीचे ले लेते, सॉरी, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु, 3 तो पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट पे आते हैं। हमने पढ़ा कि विभिन्न सारे सिक्कों पर राजा और रानी के चित्र बने हुए थे, चाहे कुमार देवी के हो, प्रभावती गुप्त के ताम्रलेख हो। तो गुप्त काल के अंदर राजा और रानी के कई सारे सिक्कों और मुहरों पर रानी का प्रभाव नजर आता है। ठीक है, सिक्कों व मुहरों पर रानी का प्रभाव, रानियों का प्रभाव नजर आता है। अब ये तो ठीक है, वो उच्च वर्ग की महिलाओं में स्थिति अच्छी होगी, इसीलिए तो रानी और सिक्कों पर और मोहरों पर रानियां थी। बट समाज के नीचे का जो वर्ग था, आम जनता जो थी, वहां पे महिलाओं की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये बातें जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इससे सीधा पता चल रहा है कि उच्च वर्ग में महिलाओं की स्थिति ठीक रही होगी। अंतिम बात, स्त्री धन जो है, दहेज वगैरह, ठीक है, स्त्री धन, और इस पे लिखा है कि इस पर अविवाहित लड़कियों का है वो पहला हक रहेगा। तो इसका उल्लेख हमें पहले अर्थशास्त्र में इसका प्रथम उल्लेख मिल जाता है, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें बृहस्पति शास्त्र में भी कात्यायन ने इसने काफी ने विवरण दिया है इसका। कात्यायन ने क्या लिखा है कि अविवाहित का स्त्री धन पर हक होगा। ठीक है, स्त्री धन, दहेज वगैरह, स्त्री धन पर हक होगा। तो स्त्री धन की उस समय परंपरा देखने को मिलती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति इतनी खराब नहीं रही होगी। हाँ ठीक है, सामान्य रही होगी। ठीक है, और अब हम आते हैं बदतर स्थिति पे। ये तो थी बेहतर स्थिति। बदतर स्थिति को हम इसी जगह ले लेते हैं, और ए लिखा है, इसको बी लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्थिति कैसी थी? बदतर थी। ये हम इसका दूसरा प्रमाण ले लेते हैं। ठीक है, हम बदतर कैसे कह सकते हैं? हम बेहतर कह सकते हैं तो हम बदतर भी कह सकते हैं। ये बच्चे के पास ही अधिकार होता है कि वो दोनों पक्षों की बात को अपनी तरफ से रख सकता है। ठीक है, महिलाएं सिर्फ प्राकृत बोल सकती थी, महिलाएं प्राकृत भाषा ही बोल सकती थी। उस समय गुप्तों की राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत थी, राज दरबारों में संस्कृत बोली जाती थी। सिर्फ और सिर्फ नीचे का जो वर्ग था वही प्राकृत बोलता था। चाहे वो शूद्र के मृच्छकटिकम नाटक के अंदर भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। गुप्तकालीन साहित्य में हमें ये बात देखने को मिलती है कि उच्च परिवारों के अंदर उच्च कुल में संस्कृत बोली जाती थी, और शूद्र महिला जैसे निम्न क्षेत्र जो थे वहाँ पे प्राकृत भाषा बोलनी पड़ती थी। तो महिलाएं प्राकृत बोलती थी। इससे ऐसा लगता है कि महिलाएं हैं वो स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, बोलती थी। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है, और प्राकृत बोलने वाले सभी नीचे की श्रेणी में रखे गए थे। दूसरा क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य, क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य ये कहते हैं कि 12-13 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता था बच्ची का। इसका मतलब साफ है कि इस समय बाल विवाह थे। ठीक है, बाल विवाह थे। 12-13 वर्ष में विवाह हो जाता था, और विवाह होने के कारण क्या होता था? उपनयन संस्कार नहीं हो पाता था। उपनयन संस्कार अथवा वेदा अध्ययन नहीं हो पाता था।
तो अगर आप स्त्रियों को वेद पढ़ने नहीं दे रहे हो, शिक्षा हासिल नहीं करने दे रहे हो, बाल विवाह हो रही है, तो फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि स्थिति इनकी अच्छी थी? वैद्याध्ययन नहीं होता था। ठीक है, ये एक और कड़ा प्रमाण है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, कालिदास खुद क्या कहते हैं? कालिदास अपने नाटकों में लिखते हैं एक जगह पे कि महिलाएं जो है वो एक बंधक धन के समान होती है, जिसको छुपाए हुए रखना ही ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं कालिदास क्या लिखते हैं कि महिलाएं बंधक धन के समान। ठीक है, अगर ये बात लिखी है तो निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति हम किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि इस समय अच्छी थी। और चौथा पॉइंट, विभिन्न सारी कुरीतियां प्रचलन में थी। विभिन्न कुरीतियां प्रचलन में थी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी कुरीतियां प्रचलन में थी। और अगर कुरीतियों की बात करें तो देखिए देवदासी प्रथा थी। देवदासी क्या होती है? देवदासी नाम से क्या करते थे ये लोग? मंदिरों में कुछ नृत्यांगनाएं रखते थे जो देवता की दासी के रूप में रखा जाता था, और वो वहीं रहती थी और नृत्य ज्ञान वगैरह के कार्य करती थी। ठीक है, ये बड़ा भेदभाव था और इसका उल्लेख जो है ये कालिदास करते हैं। कालिदास ने बताया कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में ऐसी देवदासियां रहती थी। ठीक है, तो मेघदूत में क्या लिखा है इन्होंने? मेघदूत में कालिदास ने लिखा है इनके बारे में। उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासियां थी। ठीक है, तो देवदासी प्रथा भी ये कुप्रथा थी उस समय। इसके अलावा अगर अपन देखें तो सती प्रथा भी। ठीक है, सती प्रथा के हम दो प्रमाण ले सकते हैं। एक तो मैंने आपको भानुगुप्त का एरन अभिलेख बताया। ठीक है, जहां आपके गोपराज की पत्नी जो है वो सती हो जाती है। 510 का एरन अभिलेख। दूसरा मैंने आपको ये भी कहा था, नहीं कहा अभी कह देता हूँ, बृहस्पति संहिता क्या लिखती है कि पति की मृत्यु के बाद में पत्नी को जल जाना चाहिए। ठीक है, बृहस्पति संहिता क्या लिखती है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके साथ जल जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सती प्रथा होने के भी पूरे प्रमाण है हमारे पास में। देवदासी प्रथा थी, सती प्रथा थी, साथ में घूंघट प्रथा भी थी। हालांकि घूंघट प्रथा को आज के परिप्रेक्ष्य में इसको माना जाता है, कुरीति माना जाता है कि घूंघट नहीं होना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में। वैसे आज बाध्यता भी नहीं, घूंघट कोई रखे ना रखे वो सब महिला के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन अगर इसी को बाध्यकारी बना दिया जाता है तो मेरा मानना है कि वो कुरीति है। अगर कोई स्वेच्छा से कुछ कर रहा है तो अलग बिंदु होता है। तो घूंघट प्रथा और पर्दा प्रथा में थोड़ा फर्क होता है। पर्दा प्रथा में महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। घूंघट प्रथा में क्या होता है कि कोई लोक लाज बड़े होते हैं तो थोड़ा सा एक प्रकार से अपनी ओढ़नी चुंदरी को नीचे किया जाता है। तो आज वर्तमान में भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम इलाके ऐसे जहाँ पे रही है। तो घूंघट प्रथा थी, इसका उल्लेख कालिदास करते हैं। ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं थी, है ना, ध्यान रखना, पर्दा प्रथा नहीं थी। हाँ, घूंघट प्रथा जरूर थी। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें तो वैश्यावृत्ति थी। वैश्यावृत्ति और कामसूत्र में तो स्पष्ट लिखा है कि वेश्याओं को प्रशिक्षण कैसे देना है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर आधुनिक फेमिनिस्ट कह सकते हैं
कि ये कुप्रथा कैसे हुई। नहीं होगी, अगर कोई स्वेच्छा से करता है तो नहीं होगी, परंतु अगर किसी को जोर ज़बरदस्ती धकेला जाता है तो निश्चित रूप से होगी। ठीक है, तो आजकल क्या है उसके ऊपर बन गया है। इसके अलावा बाल विवाह, तो वो तो मैंने पहले लिख लिया कि बाल विवाह होता था, यहाँ हमने ऑलरेडी लिख लिया बाल विवाह होता था। बाल विवाह इसके अलावा आपके हाँ, कोई उपापातक, कोई ऐसी पत्नी जो परगमन करती है, किसी दूसरी पुरुष के साथ में चली जाती है या दूसरे पुरुष के साथ में कोई रिलेशन से स्थापित करती है, तो उसका सिर मुंडवा दिया जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा अगर पुरुष के एंगल से देखें तो पुरुष से संबंधित ऐसे नियम नहीं थे, वो भले कितनी कहीं पर भी जाए। बहुपत्नीक प्रथा थी वहाँ पे, उस समय बहुपत्नीक प्रथा थी, पुरुष तो कई पत्नियाँ रख सकते थे और पुरुष भी एक प्रकार से इस प्रकार के कार्य करते थे। तो पुरुषों के लिए ऐसे सर मुंडवाने का कहीं पर भी जिक्र नहीं था, केवल महिलाओं के लिए ही था। तो इससे कहीं न कहीं हमें लगता है कि महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, तो पर पुरुष गमन स्त्री को कठोर सजा। ठीक है, नियम तो दोनों के लिए समान होने चाहिए, अलग क्यों? क्योंकि जब भगवान ने आपको बनाया ही अगर समान रूप से हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए अलग नियम बनाना कहीं न कहीं आपकी, ये बात नारद स्मृति में लिखी है, भेदभाव का सूचक है। इसके अलावा हम देखें तो बहुपत्नीक प्रथा भी थी, बहुपत्नीक प्रथा। ठीक है, तो सोम ने घटोत्कच लेख के अंदर पता चलता है कि सोम की दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी, एक क्षत्रिय थी। ये घटोत्कच लेख में लिखा हुआ है। तो इससे लगता है कि बहुपत्नीक प्रथा भी थी। ठीक है, तो ये सारी कुरीतियां थी विद्यार्थियों, और इन कुरीतियों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस समय महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो महिलाओं के लिए ये सारी बातें जो थी, जो 4 बिंदु हमने समझे, ये बुरी स्थिति को दिखा रहे हैं, और आगे के ये छोटे मोटे 4 बिंदु जो थे ये अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। तो फिर अब आगे शोध का विषय है कि स्थिति कैसी रही होगी। तो कुछ जगह अच्छी रही होगी, कुछ जगह खराब स्थितियाँ रही होगी। हमें विद्यार्थी के दृष्टिकोण से दोनों पक्षों पर ध्यान रखना है। कोई सा भी स्टेटमेंट हमारी परीक्षा में आ सकता है, और अगर मुख्य परीक्षाएं होगी तो लिखने के लिए भी प्रश्न आ सकता है। ये महिलाओं की स्थितियों पर बात थी, मैं हट रहा हूँ, आप इसको लिख लो आप। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बिंदु हो गए, ये भी हो गया। अब मैं थोड़ा देखता हूँ नवीन जातियों का उदय। तो विद्यार्थियों इस समय 2 जातियों की उत्पत्ति हुई थी, एक कायस्थ वर्ग बना था, एक आपके महतर वर्ग बना था। कायस्थ कौन थे? कायस्थ वे थे जो लिपिक का काम करते थे, लेखन का काम करते थे। कायस्थ वर्ग पहले वर्ग था जो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिल जाता है, आगे चलकर ये जाति के रूप में स्थापित हो गया था। तो कायस्थों ने ब्राह्मणों को टक्कर दी थी। पहले लेखन का काम वगैरह, लिपि के काम पूरा ब्राह्मणों का एकाधिकार होता था। कायस्थ आने के बाद में ये सारा कार्य कायस्थों ने कर लिया। ठीक है, तो एक तो ये नई जाति बनी थी। इसका उल्लेख मुद्रा राक्षस में भी हुआ है, इसका उल्लेख आपके रासतरंगिणी ग्रंथ में भी हुआ है, इसका उल्लेख ओशनम स्मृति में भी हुआ है, इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में भी हुआ है। बट जाति के रूप में पहला उल्लेख ओशनम स्मृति में हुआ है। दूसरा जो नई जाति बनी वो थी महतर। महतर गांव के अंदर वरिष्ठ व्यक्ति होता था, हमने ग्राम प्रशासन में भी पढ़ा उसको। तो जब भी कोई भूमि का लेन देन किया जाता था तो महतर से सलाह परामर्श होती थी। तो पहले तो महतर एक पद था, लेकिन बाद में धीरे धीरे महतर एक जाति के रूप में स्थापित हो गया। तो इस समय 2 मुख्य जातियों का एक प्रकार से विकास हुआ था। मैं उस बात को यहाँ लिख लेता हूँ। चौथा बिंदु है या तीसरा जो भी है, नवीन जातियों का उद्भव। ठीक है, नवीन जातियों का उद्भव। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट कि कौन सी जातियां बनी। ठीक है, तो कायस्थ बने।
ठीक है। अब ये कायस्थ जाति का सवाल कई बार आता है कि वर्ग के रूप में कायस्थ का पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ, जाति के रूप में कायस्थ का पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि कायस्थ का काम क्या होता था। प्रथम कायस्थ वगैरह हमने पढ़े भी है पहले। ये पेशेवर लेखक होते थे, पेशेवर लेखक, आप लिपिक कह सकते हो, आप कार्णिक कह सकते हो। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले कायस्थ शब्द जो है ये आपके इसका उल्लेख होता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। सर्वप्रथम इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में हुआ, जो कि एक वर्ग के रूप में था, न कि जाति के रूप में, एक वर्ग रूप में हुआ। ठीक है, इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना, वर्ग के रूप में हुआ। अभी तक ये कास्ट नहीं बनी थी। ठीक है, आगे चलकर औसनम स्मृति में किसमें, औसनम स्मृति में कायस्थ का उल्लेख पहली बार जाति रूप में हुआ, कास्ट के रूप में हुआ। पहले क्लास था, बाद में कास्ट बन गया। क्लास आर्थिक हितों से बनी हुई होती है। ठीक है, जब आर्थिक हित हो तब वर्ग बनते हैं, लेकिन कास्ट जो है वो आर्थिक हितों से नहीं होती, वो कभी कर्म प्रधान रही है तो कभी जन्म प्रधान रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कायस्थ में औसनम स्मृति स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम और राजतरंगिणी में भी उसका उल्लेख है। मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, कटिकम शूद्रक की, व कलहणकरित राजतरंगिणी में इसका उल्लेख है। ठीक है, और इसने ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी, ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी। आजकल तो कायस्थों को ब्राह्मण ही माना जाता है, कायस्थ ब्राह्मण आता है, नहीं आजकल है वैसे ही। तो एक तो ये नई जाति उत्पन्न हुई, दूसरी नई जाति कौन सी हुई, मेहतर हुई। ठीक है, मेहतर। अब इसमें आपको अच्छे से पता होगा, ग्रामीण प्रशासन में हमने पढ़ा भी था, तो ग्राम सभा का जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता था उन्हें बेसिकली मेहतर कहा जाता था, और भूमि स्थानांतरण वगैरह की सारी जानकारियां जो है उसके पास में रहती थी। तो पहले एक ये पद था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कालांतर में क्या बन गया, ये एक प्रकार से वर्ग जाति के रूप में स्थापित हो गया था। ठीक है, तो ग्राम प्रशासन का वरिष्ठ सदस्य, ठीक है, जिसे भूमि हस्तांतरण की जानकारी रहती थी, और ग्राम परिषद का सदस्य होता था। कालांतर में जाति बन गया। ठीक है, जाति बन गई। बस ये दो नई जातियां थी इस समय। ये इनका सामाजिक जीवन है विद्यार्थी, उनको लिख लो आप आराम से। ठीक है, अब शेष बचा आपकी धार्मिक जीवन। ये धार्मिक जीवन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर राजा के साथ में उनका धार्मिक जीवन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और बचा है आपके कला
विज्ञान और संस्कृति। ठीक है, अब गुप्त काल के अंदर ये 3 लेक्चर बचे हैं, इनकी वीडियो मैं आगे अपलोड करता हूँ, उसके बाद में हम वर्धन वंश पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।